नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमी क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज सेट नंबर हम लोग का 18 होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपका आने वाले जिस भी एग्जाम में जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं इस क्लास से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलने का काफ़ी संभावना है साथियों। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इस प्रकार से जो है आपका कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग का उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हम लोग का फैक्ट जानना चाहिए वो चीज़ हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्लास आपका काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का आपको बताना है कि प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको बताना है। तो साथियों, ये लूर देख रहे हैं, तो लूर क्या हो जाएगा, तो लूर हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। लूर का संबंध किससे है? लूर का संबंध हमारा पंजाब राज्य से है, जो कि लूर नृत्य है एक प्रकार का प्रसिद्ध। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि पहला ही हम लोग का क्या बोला जाए। पहला पॉइंट, लूर नृत्य जो है आपका उत्तरी भारत का एक राज्य, जो कि हरियाणा का एक क्या है, लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका कब मनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। यह किसी अन्य लोक नृत्य की तरह आपका स्थानीय लोगों के द्वारा खुशी और दुख को व्यक्त करने का एक तरीका है। किसके माध्यम से? ये जो हमारा लूर नृत्य है, इसके माध्यम से आपको किया जाता है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपका हरियाणा के बंगर और बागर क्षेत्र में अत्यधिक ये प्रसिद्ध है। उसके बाद ये कब मनाया जाता है साथियों, तो ये आपका फागुन महीने में आयोजित होने वाला है, जो है आपका लूर नृत्य हरियाणा का एक लोक नृत्य है, जो कि यहाँ पर अगर महीना के बारे में देखा जाए तो फरवरी मार्च के महीने में ये हम लोग का मेल खाता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आपका आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आगे कुछ देख लेते हैं, जिससे कि आपका अन्य हरियाणा का अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य नृत्य पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, फाग हो जाएगा, दाप, उसके बाद धमाल, गुग्गा, फिर खोर और गागौर। ये कुछ इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो प्रसिद्ध नृत्य है इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका पंजाब में गिद्दा, भगड़ा, डप, धमन और भंड और क्या है आपका नक्कल, ये किस राज्य से संबंधित है? या तो पंजाब से। और उसके बाद गुजरात पर चलते हैं साथियों। तो गुजरात में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? यहाँ पर आपका गरबा हो गया, इंडिया डांडिया रास हो जाएगा। उसके बाद टिप्पणी टिप्पणी जुरियून, और उसके बाद भवाई। उसी प्रकार से आसाम में चलते हैं, तो आसाम में हो जाएगा बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, उसके बाद कली, पोगल, उसके बाद बगुरम्बा। ये इंपॉर्टेंट साथियों, बगरुम्बा। नागा नृत्य भी आपका आसाम से संबंधित है। उसके बाद खेल गोपाल, तबल, चोंगली, डोंगी, और उसके बाद अगला है हम लोग का झुमुरा, हब्जुइन, हब्ज नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य से संबंधित आपका राज्य। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा द्वीप जो है आपका आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण जो है ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो कि चीतल प्रजाति आक्रामक चीतल प्रजाति के द्वारा जो है ये चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सा द्वीप को? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस द्वीप को। आइए इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे
रॉस द्वीप आधिकारिक तौर पर जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में जाना जाता है, यानी कि रॉस द्वीप जो है उसको किस नाम से जाने जाते हैं साथियों, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद आगे कुछ इम्पोर्टेंट आगा को आक्रामक प्रजाति चीतल यानी कि चीतीदार हिरण के कारण जो है ये चुनौती का सामना अब करना पड़ रहा है किसको, सुभाष चंद्र बोस द्वीप को, जो कि रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे आपका चीतल को 20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा रॉस द्वीप में लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों, तो आगे कुछ इम्पोर्टेंट हमारा जो है रॉस द्वीप जो अंडमान समूह में एक क्या है, ये आपका द्वीप है और यह दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ये आता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर आपका मैप में देख सकते हैं कि आपका जो द्वीप है ये आपका द्वीप कहाँ स्थित है, द्वीप यहाँ पर आपका स्थित है जो कि आपका बंगाल की खाड़ी के नीचे, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार के सामने, तो ये देख सकते हैं अंडमान जो अंडमान आइलैंड है और उसके बाद यह निकोबार आइलैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको इससे पहले क्या रॉस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों, तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने बोला जा रहा है कि P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की, तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ध्रुव स्पेस हो जाएगा, जो कि अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप में P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफलता अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की, तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव स्पेस, सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आपका दिया गया है कि P-30 सैटेलाइट ने अंतरिक्ष परीक्षण पास कर लिया। उसके बाद ध्रुव स्पेस जो है आपका 2024 में पहली तिमाही पहले वाणिज्यिक मिशन क्या LEAP-1 की योजना बनाई गई है। तो आइए आगे चलते हैं साथियों, तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और उसका पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसको ये चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये प्रमुख जो चारों नागरिक सम्मान है इन सभी को मिला है, किसको, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है। तो इसको ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना जो कि एग्जाम में बनता है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं उस्ताद, इससे रिलेटेड हम लोग का जो प्रमुख पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको इन सभी जो पुरस्कार है इनको मिला है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपका किससे संबंधित है साथियों, तो ये आपका शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और असली नाम के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कमरुद्दीन खान के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका वास्तविक नाम किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। आगे एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें आपका शहनाई लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, किसको, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। आगे चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका कब कौन कौन सा पुरस्कार आपका मिला है, तो 1961 में मिला है पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण मिला है 68 में, उसके बाद 80 मिला है पद्म विभूषण, उसके बाद मिला है साथियों आपका 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2001 में। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1950 में आपका प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में जो आपका शहनाई भी बजाया, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, ठीक है। आगे साथियों देख लेते हैं, जैसे कि आपका उनकी 102वीं जयंती पर उन्हें गूगल ने डूडल बनाकर जो है सम्मानित किया था, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
तो अगला क्वेश्चन साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, ये आपको बताना है। तो केंद्र सतर्कता आयोग जो है किसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि संस्थानम समिति हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। केंद्र सतर्कता आयोग का स्थापना कौन सा समिति की सिफारिश पर हुई है, तो ये आपको बताना है कि संस्थानम समिति के सिफारिश पर आपका सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये आपका किस लिए काम करता है, तो ये संस्थानम समिति की अध्यक्षता में जो आपका भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिशों पर 1964 में की गई थी। ये अब आपको डेट भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीसी यानी कि विधेयक 2003 में संसद को दोनों सदनों द्वारा आपको पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने इससे 2003 में जो अपनी सहमति दी थी, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों। तो केंद्र सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष और क्या होता है, 2 सतर्कता आयुक्त से अधिक नहीं सदस्य, मतलब बोला जा रहा है कि 2 से अधिक यहाँ पर सदस्य नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, जैसे गोरेवाला समिति पर चर्चा करते हैं साथियों। तो गोरेवाला समिति हम लोग का क्या हो जाएगा, नैतिकता और अखंडता का लोक प्रशासन जो है ये गोरेवाला समिति हो जाएगा। क्या आपका नैतिकता और अखंडता पर लोक प्रशासन, ये गोरेवाला समिति, और ये गोरेवाला समिति के रिपोर्ट पर जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा है कि कृपलानी समिति पर जो है, ये कृपलानी समिति कृपलानी संयुक्त प्रांत में संविधान सभा के लिए ये चुनी गई थी, और वह मौलिक अधिकारों पर जो है उप समिति के अध्यक्ष रही थी। कौन, ये कृपलानी। आइए अब आगे हम लोग का कुछ, जैसे भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग का रिपोर्ट जो ARC रिपोर्ट कहा जाता है, 1966 के नेतृत्व में किसने किया था, तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा आपका नेतृत्व किया गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कितने भारतीय राज्य, जो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों से आपका क्या बोला जा रहा है कि कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय तट रेखा साझा की है, ये आपको बताना है। तो साथियों कितना राज्य है जो कि आपका तट रेखा और संघ शासित प्रदेश जो है आपका तट, यानी कि कितने राज्य और कितने हम लोग का संघ केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका तट रेखा को साझा करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये अपना जो सीमा है ये तटरेखा को साझा करते हैं, ठीक है। ये तो अभी इसको बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा राज्य आपका जो तटरेखा को साझा करता है। तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल 9 राज्य हो गया। उसके बाद आपका अगला देख लेते हैं हम लोग कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये कुल आपका 4। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपको मिला के जो है 9 और 4 आपका टोटल जो है तटरेखा सीमा को साझा करते हैं। आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल लंबाई भी आपका पूछ लिया जाता है, जैसे द्वीपों के 2 समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप यहाँ पर कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। और उसके बाद भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि EUT को छूने वाली यहाँ पर कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि तट की अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि समुद्र तट की सीमा, तो क्या हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि मुख्य भूमि जो सीमा। और उसके बाद अगला क्या है, अगला हम लोग का यहाँ पर 1197 भारतीय द्वीपों की जो है तटरेखा
तटरेखा, यानी कि 1197 जो है ये 97 जो है ये आपका जो यूटी वाला है इतना क्षेत्रफल ये कवर करता है। और उसके बाद आपका मुख्य भूमि यानी कि जो हम लोग का स्टेट है ये 6100 किलोमीटर को तटरेखा साझा करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, जैसे आपका भारत के तटों में पश्चिमी तट, पूर्वी तट, लक्षद्वीप के तट और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह भी ये शामिल है, तो इससे भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आगे चलते हैं, तो साथियों आगे कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ पर आगे भी हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे द्वीपों के समूह, तो ये भी हम लोग का देख लिए हैं। आगे हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका गुजरात रणनीतिक रूप से जो है भारत का समुद्र तट से सबसे बड़े हिस्से के साथ स्थित है और आंध्रा और तमिलनाडु है, इस प्रकार से। तो साथियों आगे देख लेते हैं, जैसे भारत के कुल तटों का कितना 22.6% से अधिक जो है द्वीपों यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और द्वीप समूह है कितना, ये 22.6% से अधिक। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन सा राज्य यहाँ पर मिले हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना। गुजरात, फिर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक है। तो इस प्रकार से केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो इस प्रकार से जो है टोटल कितने स्टेट हम लोग का समुद्र सीमा करते हैं, साझा करते हैं, तो 9 हो जाएगा। और यूटी के बारे में देखा जाए तो ये कुल मिलाकर 4 हो जाएगा। टोटल समुद्र सीमा 7516.6 किलोमीटर साझा करते हैं। और मुख्य अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 6100 मुख्य सीमा। और उसके बाद 1194 हम लोग का कितना हो जाएगा, 1194 हमारा हो जाएगा आपका जो यूटी वाला क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। आइए आगे चलते हैं साथियों, तो अगला हमारा क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मई 2024 तक आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाला आपका गेंदबाज का नाम बताना साथियों। तो दूसरे सबसे अधिक जो है विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं हमारे पीयूष चावला जी की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है पीयूष चावला। अगर प्रथम पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है विकेट लेने वाले प्लेयर कौन है, तो ये आपका चहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चहल हो जाएगा, ठीक है, जो कि 200 से भी अधिक विकेट चटका चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछले लास्ट टाइम हम लोग का चहल कौन सा टीम से खेल रहे थे, तो ये राजस्थान और रॉयल से आपको खेल रहे थे, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं साथियों, तो मुंबई इंडियन की ओर से खेलते हुए पीयूष चावला ने जो आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक जो है दूसरे सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कौन, ये पीयूष चावला जी। अब देख लेते हैं इसके बारे में, पीयूष चावला ने अपने कुल विकेटों की संख्या जो है यहाँ पर कितना कर ली है, 184, जबकि युजवेंद्र चहल ने आपका 200 प्लस आपका विकेट लेकर प्रथम स्थान पर जो है अभी उपस्थित। तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है युजवेंद्र चहल के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग का कुछ यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं, जैसे डिवेन ब्रेवो अब सर्वाधिक विकेट लेने वाले एक गेंदबाज की सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि भुवनेश्वर कुमार आपका चौथे स्थान पर है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है श्रेणी वाइज आपका, जैसे आपका चहल हो गया, उसके बाद कौन हो जाएगा, चहल के बाद आपका अभी हमने कौन सा देखा, पीयूष चावला देखा, तो उसके बाद आपका पीयूष चावला, फिर उसका डेवन ब्रेवो यानी कि डेवन ब्रेवो, उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार। तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है साथियों। आइए अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये किसकी पहल थी, ये आपको बताना है साथियों। तो ये इसकी पहल थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बांग्लादेश का पहल थी, जो कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ, ये बांग्लादेश में। और ये किसकी पहल थी, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश की पहल थी साथियों, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हम लोग का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है
आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका संविधान के कितना अनुच्छेद में जो है आपको भाषा के बारे में जिक्र किया जाता है, तो यहाँ पर 343 यहाँ पर संघ की भाषा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। आधारित जो है भाषा देवनागरी, जो कि देवनागरी लिपि में आपका हिंदी भाषी। ठीक है, अब साथियों यह भाग कितना में है, तो भाग आपका कितना में है, 17 में है। और ये अनुच्छेद कितना से कितना तक, ये अनुच्छेद हो जाएगा 343 से लेकर आपका 51 तक जो है आपका भाषा के बारे में अब यहाँ पर आपका जिक्र किया जाता है। और भारत का संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो ये अब टोटल 22 भाषाएं हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है साथियों। तो वैश्वीकरण में जो हम लोग का क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वलिटी का निवेश, ये हम लोग का शामिल नहीं है। बाकी सारा जैसे कि ये सारा शामिल है, जैसे आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंस की समाप्ति, उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रभाव, ये सारा शामिल है, सिवाय आपको किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, सार्वजनिक क्षेत्र में इक्वलिटी, इसको छोड़कर। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है, इसका मतलब है क्या, दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की क्या निर्बाध और एकीकृत तरीके से मुक्त आवाजाही, इसको क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण। और साथियों आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आपका है, उसे भी ध्यान रखना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को भारत में जो विनिवेश का उद्देश्य है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विनिवेश का मुख्य उद्देश्य ये आपको पूछा जा सकता है। जैसे राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करना, उसके बाद सार्वजनिक वित्त को सुधार करना और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है किसका, ये विनिवेश का। आइए तो आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अवध के पहले नवाब कौन थे साथियों। तो ये अवध के पहले नवाब हमारे कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का आपका सादत खान हो जाएगा, जो कि अवध के पहले नवाब थे। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सादत खान का पूरा नाम क्या है, सादत खान बुरहान अल मुल्क था, जो कि 1722 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे अवध के पहले नवाब के रूप में। तो उन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी में बनाया था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और सफदरगंज सादत खान का उत्तराधिकारी भी था। आइए आगे चलते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, ये आपको बताना है। तो बंदरगाह शहर कौन सा नहीं था साथियों, आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका लोथल, ये लोथल हम लोग का था। उसके बाद कौन, उसके बाद हम लोग का राखीगढ़ी, ये भी हम लोग का था। अच्छा आइए इसके क्वेश्चन हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी देख लेते हैं एक बार का। तो राखीगढ़ी हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में 2 में दिया हुआ है, जहां पर यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो खीरसारा यहाँ पर भी था, बालाकोट में भी था, उसके बाद लोथल में भी था। इस प्रकार से आपको तीनों जगह में जो है ये लोथल आपको मिलता है, सिवाय आपका किसको, राखीगढ़ी को छोड़कर। तो ये इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है, इस प्रकार से निम्नलिखित तरीके से आपका दिया गया है। कौन कौन सा, सूतका गेंडोर जो है, बालाकोट है, लोथल गुजरात में है, उसके बाद हदीनो है, उसके बाद आपका कुंतासी। इस प्रकार से साथियों आपका टोटल कितना है, 3 और 2 5, यानी कि सूतका गेंडोर, बालाकोट, लोथल, हदीनो और आपका कंतासी। तो ये राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर में ये शामिल नहीं है साथियों। कौन, ये राखीगढ़ी। आइए अब आगे देख लेते हैं हम लोग को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों।
आइए हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है साथियों, सबसे बड़ा आपका हड़प्पा स्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राखी गढ़ी की शुरुआत का पता चला है कब, ये आप देख सकते हैं कि 6000 ईसा पूर्व। पूर्वी हड़प्पा चरण जो है 2500 ईसा पूर्व तक इससे क्रमिक विकास का अध्ययन के लिए खुदाई की जा रही है। और आगे देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है इतना ही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य का जो है पहल है, कौन सा ये निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाना क्या साथियों, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही उत्तर, जो कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का एक क्या है रास्ता आसान बनाने के लिए निवेश मित्र के एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये साथियों आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है रुपये की मजबूती को योगदान ये कर सकता है, ये आपको बताना है। तो रुपये का जो मजबूती है उसको योगदान कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए साथियों, आइए देख लेते हैं। तो रुपये की मजबूती को जो है आपका मजबूत करने वाला क्या हो जाएगा, कम चालू खाता घाटा हो जाएगा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना में आपका, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। जो कि आपका रुपये की मजबूती को क्या करता है, योगदान कर सकता है कम चालू खाता घाटा। ये अभी इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो विदेशी पूंजी किसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे विदेशी पूंजी के अंतर्वाह से रुपये की मजबूती होती है। किससे होती है, विदेशी पूंजी के अंतर्वाह से जो है ये रुपये की मजबूती होती है साथियों, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और विदेशी संस्थागत निवेश को क्या कहा जाता है, FFI के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली एक प्रतिरूप का क्या करता है, निर्धारण नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा जो है जल निकासी प्रणाली के रूप में क्या करता है, प्रतिरूप का निर्धारण नहीं करता है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, जो कि जल निकासी प्रणाली का स्रोत नहीं है। जल निकासी प्रणाली का स्रोत नहीं है कौन, ये हमारा सही उत्तर है, जो जल निकासी प्रणाली के रूप में निर्धारित नहीं करता। बाकी हम लोग का क्षेत्र की जलवायु जो परिस्थिति ये तो हम लोग का हो गया। उसके बाद चट्टान की संरचना ये भी हो जाएगा। उसके बाद भूमि की ढलान ये भी हम लोग का हो जाएगा, जो कि जल निकासी प्रणाली स्रोत ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लिए और आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है UT आपका विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर जो है, इन्होंने अब सबसे पहले PM विश्वकर्मा योजना लागू करा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा जो विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यानी कि राज्य कह सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो ये हम लोग का राज्य तो नहीं है, अब UT है। तो आगे हम लोग का जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट हाँ, तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा नामक जो 40 ईसाइयों का 40 रसोइयों का समूह का गठन किया जाता है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए साथियों, आपका क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है। इल्तुतमिश को क्या दास वंश के वास्तविक संस्थापक
के रूप में जाना जाता है। किसे? ये इल्तुतमिश को। उसके बाद अगला हम लोग का कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। जैसे इल्तुतमिश के बारे में साथियों, आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसने जो है 1211 से ईस्वी में आराम बख्श ख़त्म करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर ये कब्जा कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला, उन्होंने गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के गजनी शासकों द्वारा आत्महत्या के दावे को मुक्त कर दिया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसे देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है, उन्हें कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरी करवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और उन्हें 40 रसोइयों का एक समूह का गठन किया था, जिसे तुर्किन ए चहलगानी या चालीसा के नाम से ये जाना जाता है। किसके द्वारा किया गया था? तो इसे पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आपका और आगे चलते हैं साथियों। तो अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपको बताना। तो साथियों, आपका मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका हम लोग का ओवम हो जाएगा, जो कि कहाँ पर? फीमेल बॉडी में आपको पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, और ओवम होता है। उसके बाद ये ओवम जो है, ओवम अंडे कोशिका भी कहा जाता है, जो महिला शरीर में आपका प्रजनन कोशिका है, ये ओवम। और ओवम शुक्राणु कोशिका से 20 गुना बड़ा होता है साथियों, ठीक है। कितना? आपका 20 गुना बड़ा होता है ये हम लोग का ओवम। किससे? ये शुक्राणु से। और इसका व्यास जो है यहाँ पर 0.1 mm तक होता है, ये किसका? ये ओवम का। और कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मानव अंडाणु ओवम शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, और मानव शरीर में एक तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कौन? ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अब मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो हम लोग का अंडाणु यानी कि ओवम हो जाएगा। शुक्राणु के बारे में देख लेते हैं। तो शुक्राणु मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ये शुक्राणु होते हैं, लेकिन यह सबसे जटिल भी होती है। तो इसे भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे जटिल कोशिका क्या होती है? तो इसको आपको बताना है कि शुक्राणु होती है, और छोटी भी होती है, तो ये भी हम लोग का शुक्राणु होगा। ये अब हम लोग कोशिका का बुनियादी जो संरचना और क्रियात्मक इकाई है कोशिका, क्या? यह जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक का क्या है? ये इकाई है, ये कोशिका, ठीक है। और सबसे पहले जो है आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में आपका कोशिका को खोज किया था। और आगे कुछ हम लोग का कोशिका सिद्धांत है, जिससे पहली बार आपका 1839 ईस्वी में आपका यहाँ पर आपका किसके द्वारा? स्लाइडन और स्वान के द्वारा आपका सेल थ्योरी को दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। कब? 1839 में। चलिए तो आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बीसी रॉय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये बीसी रॉय पुरस्कार जो है आपको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में आपका बीसी रॉय पुरस्कार जो आपका दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का आपका चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि बीसी रॉय पुरस्कार जो आपका चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर 1962 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बीसी रॉय समिति की स्थापना की गई थी। और पहली बार बीसी रॉय पुरस्कार जो 1973 को आपको संदीप मुखर्जी को दिया गया था। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों। 1970 में 73 में आपका सबसे पहले किसे दिया गया था? तो संदीप मुखर्जी को दिया गया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद जो है मनाया जाता है? तो ये हम लोग का कौन सा त्योहार के बाद मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका गणेश चतुर्थी ही हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया जाता है। जो कि नुआखाई आपका जो आपका फसल कटाई उत्सव है, ये गणेश चतुर्थी की एक दिन बाद आपका त्योहार ये मनाया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल भी यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं।
नुआखाई क्या है साथियों, तो ये नुआखाई जो है उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि का त्यौहार है ये नुआखाई। और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का क्या है त्यौहार है। यह मौसम के एक नए चावल के स्वागत के लिए ये मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। और नुआ का अर्थ क्या है, नया, और खाई का मतलब होता है आपका भोजन, यानी कि नुआखाई हिंदी का अर्थ आपका नया भोजन होता है। जो कि आपका गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद आपका नुआखाई उत्सव आपका मनाया जाता है। और किसानों और कृषि समुदाय के लिए यह त्यौहार एक बड़ा क्या है, महत्व रखने वाला त्यौहार है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह त्यौहार आपका देखा जाए तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका भाद्र यानी कि अगस्त सितंबर के महीने के चंद्र पखवाड़े की पश्चिमी तिथि यानी कि 5वां दिन को यह मनाया जाता है। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सामाजिक त्यौहार है, और यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नुआखाई का यहाँ पर आपका पिक्चर दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से हमारा जो क्लास है आज का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपना दोस्त भी इस क्लास का जो है आपका प्रॉफिट ले सके। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।